हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिसने हमें कुछ लॉज बताए थे मोशन के लिए। उसने हमें दिए थे 3 लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वैसे सबको पता ही है कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। बैलेंस्ड फोर्स वो होता है जो कि ज़ीरो के इक्वल हो। बैलेंस्ड फोर्स वो होता है जो कि ज़ीरो के इक्वल हो, और अनबैलेंस्ड फोर्स वो होता है जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जब तक अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही चलती रहेगी जब तक हम उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। और वी कैन से everybody continues in its state of rest or uniform motion in a straight line unless compelled by some external force to change that state। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कंटिन्यू रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फॉर एग्जाम्पल, हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो एक हमने वेसल लिया है और उस वेसल के ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड रखा है। कार्डबोर्ड के ऊपर अगर हमने एक कॉइन रखा है और अगर हम इस कार्डबोर्ड पे फोर्स लगाते हैं, अगर हम इस कार्डबोर्ड में फोर्स लगाते हैं तो ये जो कार्डबोर्ड है वो अपनी जगह से हिल जाएगा और वो यहाँ आ जाएगा, और आपका जो कॉइन है वो क्या करेगा, ये रेस्ट में था तो ये रेस्ट में ही रहेगा और ये वेसल में ऑटोमेटिकली रह जाएगा। क्या किया हमने, हमारा जो कार्डबोर्ड जो रेस्ट पोजीशन पे था उस पर हमने फोर्स लगाया तो आपका जो रेस्ट से था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मोशन में कन्वर्ट हो गया। और आपका जो कॉइन था जिस पे हमने फोर्स नहीं लगाया है वो क्या करेगा, आपका एज इट इज़ रेस्ट में ही रहेगा और वो नीचे गिर जाएगा। तो ये आपके फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही प्रूव करता है कि जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स नहीं लगाते हो तो वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ भी कहता है कि जब तक हम किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। तो वो जो टेंडेंसी है जिसके कारण आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है या कंटिन्यूस यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। तो इसीलिए हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी क्या कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा टाइप होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा टाइप होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर आप रेस्ट की पोजीशन में चेंज लाने को अपोज कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ऐसी टेंडेंसी जो आपकी रेस्ट पोजीशन में चेंज ना आने दे वो क्या कहलाती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन, ऐसी टेंडेंसी जिसके कारण आप अपने मोशन स्टेट में चेंज ना लाने दे रहे हो वो क्या कहलाएगा। सिमिलरली डायरेक्शन के लिए अगर आप डायरेक्शन में चेंज नहीं लाना चाहते तो वो क्या होता है, आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो हम सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या एग्जांपल हो जाएगा, मान लो आप एक बस में बैठे हुए हो और वो बस एकदम से स्टार्ट हो जाए,
तो बस क्या हुई, बस तो मोशन में आ गई, लेकिन आप क्या थे, आप रेस्ट पोजीशन में थे। तो आप जिस पोजीशन में थे आप उसी पोजीशन में रहोगे, इसलिए आपको एक बैकवर्ड मूव लगता है। तो बस आपकी आगे जाती है और आप एकदम से पीछे की तरफ जाने लगते हो, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण आप अपने रेस्ट की पोजीशन को रेजिस्ट करना चाहते हो, इसीलिए आपको एक बैकवर्ड फॉल लगता है और फिर आप कंटिन्यूसली अपने मोशन में आ जाते हो। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल देखें तो जैसे ही आपकी मूविंग बस स्टॉप करती है तो आपको एक फॉरवर्ड फॉल लगता है। वो इसी कारण, क्योंकि आप भी क्या कर रहे हो, बस के साथ मोशन में है आपका लोअर पार्ट बॉडी का। तो आप जैसे ही बस रुकेगी, बस तो स्टॉप हो गई है, मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे आ गई है, लेकिन आपकी बॉडी जो मोशन में थी वो कंटिन्यूस मोशन में ही रहेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इसीलिए आपको एक फॉरवर्ड फॉल लगता है। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर डायरेक्शन में फेंका है, वो जब तक उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा जब तक उस पर किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मान लो आपने एक स्टोन को टाई किया है एक थ्रेड में और आप उसे कंटिन्यूसली घुमा रहे हो, तो वो आपका थ्रेड आप एक सर्कुलर डायरेक्शन में घुमा रहे हो तो वो घूमता रहेगा, और जैसे ही वो टूटेगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाकर फेंकाएगा। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को चूज करता है, जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल इनर्शिया के। अब हम बात करते हैं इनर्शिया हर एक बॉडी का अलग अलग होता है। डिफरेंट बॉडी कंटेन डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया जो होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। जैसे कि अगर हम किसी 6000 kg के ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं तो उसको अपने स्टेट ऑफ रेस्ट से हटाने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। इट मीन्स इस बॉडी में इनर्शिया क्या है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस है। सिमिलरली अगर 200 ग्राम की कोई ऑब्जेक्ट है तो इसको हटाने के लिए बहुत ही कम इनर्शिया लगेगा, क्योंकि इसका जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो हमेशा ध्यान रखना, जितना ज़्यादा उसका मास होगा उतना ज़्यादा ही उसका इनर्शिया होगा। सिमिलरली जैसे कि अगर ये एक मार्कर है, इसमें अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये आसानी से मूव हो रहा है, ज़्यादा पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो ये क्या करेगा, बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। इट मीन्स इसको सरकाने के लिए हमें क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है तो इसमें इनर्शिया ज़्यादा है तो इसमें फोर्स ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट था इसको सरकाने के लिए हमें क्या लगा, बहुत ही कम क्वांटिटी ऑफ फोर्स लगी, क्योंकि इसका जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो जितना ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ज़्यादा उसमें फोर्स रहेगा, इसलिए हमारा इनर्शिया मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। हमारा सेकंड टॉपिक है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, द रेट ऑफ change of momentum is directly proportional to the force applied। वो क्या है आपका, The rate of change of momentum is directly proportional to the force applied। तो मतलब आप जितना उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उस फोर्स के लगाने के कारण कितना चेंज आ रहा है, वो दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोमेंटम की, कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है मोमेंटम। इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट होती है आपकी kg मीटर पर सेकेंड।
According to second law of motion, force is directly proportional to change in momentum upon change in time. P is equals to होता है mass into velocity. It means F is directly proportional to d mv upon dt. मास यहाँ पर कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब मास को हम बाहर ले लेंगे, सो m dv अपॉन dt. और हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. इट मीन्स dv अपॉन dt, और वी कैन राइट इट एज f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m dv अपॉन dt. और dv अपॉन dt की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो हमें मिलेगा f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m a. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज़ करेंगे, वो रहेगा k m a. अगर k की वैल्यू 1 होती है तो आपका f इज इक्वल्स टू होता है m a. तो फोर्स की एक न्यू डेफिनेशन बनती है, फोर्स इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से. इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं. कंसीडर करो एक मैसिव बॉडी रेस्ट पे है विद द वेलोसिटी u, मास m एट टाइम इज इक्वल्स टू 0. अगर ये मोशन में आती है सेम बॉडी, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v, टाइम हो जाएगा t, एंड मास एज इट इज सेम रहेगा. तो इसका इनिशियल मोमेंटम रहेगा mu, एंड इसका फाइनल मोमेंटम रहेगा m. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. और चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, pf मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम. फाइनल मोमेंटम था mv माइनस इनिशियल मोमेंटम है mu अपॉन t. हम इसमें से m कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, v माइनस u अपॉन t. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है v माइनस u अपॉन t. ओके, सो rate of change of momentum is equals to the m v minus u upon t. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू v, और v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल्स टू a. हम इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, m इंटू a के इक्वल आ जाएगा. नाउ ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, m a के इक्वल आ जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. इट मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, और फोर्स इज इक्वल्स टू k m a. If k is equals to 1, f is equals to m a. ठीक है, अगेन हमें वही मिला है, f is equals to m a. हम इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 is equals to find the acceleration produced by a force of 200 Newton acting on a car of mass 800 kg. तो आपको इसमें मास दिया है 800 kg, फोर्स दिया है आपको 200 न्यूटन, आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन. फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू m इंटू a. इट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स अपॉन m.
तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 200 अपॉन 800 इज इक्वल्स टू दी 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर क्या निकला? 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इस फॉर्मूले की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिमिलरली अनदर क्वेश्चन, what is the acceleration produced by a force of 12 Newton exerted on an object of mass 3 kg? तो वही आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन मास। फोर्स आपको दिया है 12 न्यूटन, मास आपको दिया है 3 kg। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।